हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष मौर्य। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने स्ट्रिंग ऑफ पोल्स पॉलिस स्ट्रेटजी देखी की थी चाइना की, जो हिंद महासागर में चाइना के इंडिया को इंसर्कल करने की स्ट्रेटजी है। आज की क्लास में हम इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट विद चाइना, भारत का जो व्यापार घाटा है चीन के साथ, उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो कि दोनों के विदेश संबंधों में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। और जो आपसी संबंध है उसमें ट्रेड को अगर देखा जाए तो वो इंडिया के पक्ष में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस है कि इंडिया के ट्रेड ट्रेड डिफिसिट चाइना के साथ है और चाइना इंडिया को क्या करना चाहिए चाइना के ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए। पहले हम देखते हैं कि ट्रेड डिफिसिट होता क्या है। ट्रेड डिफिसिट का मतलब होता है कि जब आपका आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात से कम हो, यानी कि निर्यात ज्यादा हो एक्सपोर्ट से ज्यादा। ठीक है। A trade deficit is an economic measure of international trade in which countries import exceed its exports। समझ गए आप? जैसे कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड माइनस टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। जो जैसे कि अगर टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है 10 और टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है 5, तो क्या हुआ 5, जो ट्रेड डेफिसिट है वो 5 है। तो इस तरीके से जो है ट्रेड डेफिसिट जो को हम काउंट करते हैं। पिछले साल 2020 में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, वो 2015 के बाद से सबसे नीचे चला गया था, मतलब लोवेस्ट था वो। लोवेस्ट का मतलब कि अभी हम बात करते हैं इस पे लोवेस्ट का मतलब क्या होता है और कैसे वो जो है। आप देखो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिक्लाइन अ 5 ईयर लो, 5 साल में सबसे निचले स्तर पे चला गया 45.8 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं कि चाइना के साथ जो है इंडिया के ट्रेड में टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, चाइना से हम क्या निर्यात करते हैं, मोबाइल फोन से लेकर के टेलीकॉम इक्विपमेंट तक। हाई वैल्यू एडेड चाइनीज प्रोडक्ट्स हैव पुश्ड अप इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। ठीक है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जैसे कि आप देखते हो जो ये लाइट्स बिकती हैं दिवाली के टाइम पे, और इसी तरीके से मोबाइल फोन, रेडियो, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो CFL बल्ब होता है, LED बल्ब्स होते हैं, वो सारी जो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आते हैं। मशीनरीज एंड पार्ट्स भी हम लेते हैं उनसे। ऑर्गेनिक केमिकल्स भी लिया जाता है, निर्यात किया जाता है। प्लास्टिक, शिप्स एंड बोट्स भी। और इंडिया चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है, मतलब क्या भारत चाइना को जो है निर्यात करता है। चाइना हैज नॉट ओपन डोर टू मेनी इंडियन प्रोडक्ट्स। चाइना ने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं भारत के, उनके लिए अपने द्वार नहीं खोल के रखे, यानी कि हमको अपने देश में आने नहीं देता है। जैसे कि इंडिया जो है ओर्स का मतलब होता है अयस्क, स्लैग और एस, कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल, मिनरल फ्यूल्स और कॉपर एंड आर्टिकल्स, ये सब जो है इंडिया निर्यात करता है। अब देखो यहाँ पे आप जो है ये एक थोड़ा सा डेटा है जो दिया हुआ है। जो चाइना का ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ इंडिया का, वो 2010-11 में 29.3 बिलियन डॉलर था। ठीक है, बिलियन डॉलर में ये डेटा दिया हुआ है। और 2012-13 में 38.7 बिलियन डॉलर था। 2014-15 में 48.5 बिलियन डॉलर था।
ठीक है। अब देखो ये जो है ना, उसके बाद से जो 5 इयर्स थे उसमें ज्यादा था, लेकिन उसके बाद ये लोवेस्ट पे पहुंच गया, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है इंडिया का। लेकिन कम कैसे हुआ है, ये बात गौर करने वाली है कि ट्रेड डिफिसिट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का जो है जो एरो है आपको एक्सपोर्ट का दिखा रहा है। तो 2019-20 में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 16.6 था, और 2016-17 के आसपास ये 13.3 था। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इंडिया के ट्रेड एक्सपोर्ट में, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो इम्पोर्ट है ना, जो यहाँ पे 2016-17 के आसपास 76.4 बिलियन डॉलर का था, वो घटा करके जो है 65.3 बिलियन डॉलर का कर दिया गया है। यानी कि एक्सपोर्ट कम कर दिया गया है, दैट्स वाई जो डेफिसिट है वो यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। तो ट्रेड डेफिसिट कम करने के का ये भी एक तरीका है कि आप एक्सपोर्ट उस कंट्री के साथ घटा दो, कम कर दो। तो ये एक जो है टेक्निकल तरीका है। और चूंकि 2020 में जब इंडिया, उसके पहले से ही डोकलाम जो क्लैशेस हुए थे उसके बाद से ही भारत और चीन के बीच में जो तनाव थे वो थोड़े से बढ़ गए थे। तो इंडिया ने कुछ चीजें जो है कर्व करने की कोशिश करी। पिछले साल भी आपने देखा जैसे कि बहुत सारे चाइनीज ऐप जो होते हैं उनको बैन कर दिया गया था इंडिया में। तो इस तरीके की स्टेप्स लिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से जो है वो इम्पोर्ट चाइना से वो कम हो गया था, आयात जो है चाइना से वो कम हो गया था। और एक्सपोर्ट जो इंडिया का है वो थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 3% बढ़ा है। नहीं नहीं, 3% नहीं आप कह सकते इसको। 16.6 13.3 बिलियन था, तो 16 यानी 3.3 बिलियन बढ़ा है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक, इससे लेकिन फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। फर्क ये पड़ा है कि जो ट्रेड यहाँ पे कम कर दिया गया इम्पोर्ट। आगे हम देखते हैं कि रीजन, कारण क्या है जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया और चाइना के बीच में रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो। आप अपने जो उत्तर लिखोगे उसमें एनालिसिस जब करेंगे, आप विश्लेषण करेंगे, तो ये चीजें आप जो है लिख सकते हैं वहां पे। सबसे जो बड़ा सबसे जो पहला रीजन है वो तो ये है, भारत जो है ना, जो चाइना को निर्यात करता है वो रॉ मटेरियल्स निर्यात करता है, कच्चे माल ज्यादा निर्यात करता है। और जबकि जो चाइना है उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लेता है, मतलब विनिर्मित प्रोडक्ट्स। और चाइना की जो हाई टेक्नोलॉजी, उच्च तकनीकी से जो है प्रोडक्ट विनिर्मित किए जाते हैं, फिनिश किए जाते हैं, उनका आयात करता है, और जो कच्चे माल है उनका निर्यात करता है। ठीक है, ये है एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया का जो ट्रेड बास्केट है, यानी कि जो ट्रेड करने वाली जो व्यापारिक वाली वस्तुएं हैं, उनमें कॉटन, जेम्स, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स, कॉपर और लौह अयस्क, ठीक है, यानी कि सूती वस्त्र, जेम्स यानी कि आभूषण, ज्वेलरी आप कह सकते हो, और बहुमूल्य जो मेटल्स हैं, तांबा, ये सब इंडिया जो है चाइना को का ट्रेड बास्केट में है, मतलब एक्सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ चाइना इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स, मतलब विनिर्मित पूंजीवादी पूंजीगत वस्तुएं जो है इंडिया को इंपोर्ट करता है चाइना। तो ये रीजंस हैं जो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डिफिसिट के लिए है। और भी कुछ रीजंस हैं यहाँ पे। 1969 में चाइना ने अपने जो रिफॉर्म किया था उसके बाद से उसने अपने यहाँ एक्सपोर्ट को अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन किया, जिसका मतलब ये हुआ, जिसका रिजल्ट परिणाम ये हुआ कि वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनाता था, सामान मैन्युफैक्चरिंग करता था, उनको अदर कंट्रीज में जो है डंप करने लगा। जैसे कि भारत के देशों के बाजार में डंप करने लगा। डंप का मतलब कि होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो उन सामग्रियों को भारत के बाजार में भेजने लगा। ठीक है, इसके कारण, इस जो चाइना की ये नीति है, इसके कारण भारत के साथ चाइना का जो व्यापार है उसमें इंडिया को व्यापार घाटे में जाना पड़ा।
ठीक है, ये भी एक रीजन है। और जो इंडिया जो है ना वो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं बनाता है, जैसे कि उच्च तकनीकी पर आधारित विनिर्मित वस्तुएं इंडिया नहीं बनाता है। ना ही वो उनको व्यापार करने के लिए बनाता है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने के लिए, ना ही घरेलू यूज के लिए बनाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, निर्यात करने के लिए नहीं बनाता है तो भारत चाइना में कुछ अपने जो यहाँ बनी हुई वस्तुएं नहीं बेच पाता है। और दूसरा, डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं बनाता है तो उसको बाहर से वस्तुएं लेनी पड़ती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है इम्पोर्ट चाइना के साथ बढ़ा रहता है। ठीक है, स्पेशली चाइना के साथ वो अगर नहीं बनाता है तो उनके उनके ऊपर डिपेंड रहता है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इंडिया। ठीक है, दूसरी तरफ जो चाइना में मार्केट एक्सेस है ना, बाजार तक पहुंच है, वो भारत की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जो चाइना के गवर्नमेंट रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो नियम कायदे हैं ना, वो काफी स्ट्रिक्ट है, यानी कि कठोर है, जिससे इंडिया की जो कंपनियां हैं वो चाइना के मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, यानी चाइना के मार्केट में घुस नहीं पाती। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, उदाहरण के लिए, तो भारत की जो स्थिति है वो तीन जो मुख्य सेक्टर्स है ना, उनमें काफी अच्छी है, तीन मुख्य क्षेत्रों में काफी अच्छी है। एक फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन के बारे में, और एग्रीकल्चर कृषि उत्पादों को लेकर के, और आईटी सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं को लेकर के भारत की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। लेकिन जो चाइनीज रेगुलेशंस हैं, नियम है ना, वो इम्पोज हो जाते हैं और उससे जो है रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं भारत की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको चाइना के मार्केट में पहुंचने के लिए। जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल में देखो तो फार्मास्यूटिकल में इंडिया जो है जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा हब है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से अलग होती हैं। ब्रांडेड दवाएं में जो कंपोजिशन ब्रांडेड दवाओं में मिलती है ना, वही सेम जो है जेनेरिक दवाओं से मिलती है, लेकिन वो कम खर्च पर बनाई जाती हैं देसी कंपनियों के द्वारा उनकी नकल करके, लेकिन फायदा वही करती है। बस कुछ जो है स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, मतलब जो आपके हेल्थ से नहीं जुड़ी हुई जो उसके क्वालिटीज हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन जो कोर होता है ना वो बिल्कुल ब्रांडेड के जैसा ही होता है। उनको जेनेरिक दवाएं बोलती है। जेनेरिक दवाएं जो है इसलिए बनाई जाती हैं कि जो निम्न आय वाले लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सके। ठीक, तो इंडिया जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, आप बहुत सारी कंपनियां इंडिया की हैं जो मेडिसिन के क्षेत्र में काफी बड़ा नाम हासिल कर चुकी है। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि चाइनीज जो है मार्केट एक्सेस इंडियन कंपनीज को नहीं मिल पाता है सही से, जिसकी वजह से वो अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को चाइना के मार्केट में नहीं उतार पाती हैं। दूसरा, यह भी एक रीजन है कि जो चाइना के को लेकर के जो नॉलेज है, ज्ञान है और सूचनाएं हैं ना, उसमें भी भारत पिछड़ जाता है। भारत के पास जो है चाइनीज मार्केट को लेकर के बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बहुत गहरी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से जो है इंडिया उसके मार्केट की टेंडेंसीज को समझ नहीं पाती है कंपनियां, ना ही गवर्नमेंट समझ पाती है, जिससे कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो चाइना की सरकार है वो चूंकि कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार में क्या होता है कि वो लोगों के विरोध या लोगों का जो है रेसिस्टेंस उनको नहीं झेलना पड़ता है। वो कोई भी पॉलिसी लेकर के आती हैं, कोई भी जो है रेगुलेशंस लेकर के आती हैं, उनको लागू कर देती हैं विद द आयरन हैंड, मजबूत हाथों से उसको लागू कर देती हैं। उनको इम्प्लीमेंटेशन में उसको जो है ना और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो, जो फार्म बिल इंडिया में आया हुआ है उसको लेकर के जितना प्रोटेस्ट किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, उतना प्रोटेस्ट जो है चाइना में पॉसिबल है। इवन प्रोटेस्ट के बारे में सोचना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट, उसका पूरा कंट्रोल है, उसके जो गवर्नमेंट गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर पूरा कंट्रोल है। चाइना की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर के आती है उसको ये सब टेंशन नहीं रहता है कि उसमें कौन सा वर्ग क्या सोचेगा, कौन सा वर्ग क्या नहीं सोचेगा। ठीक है, बस उनको इम्प्लीमेंट करना होता है और वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके विपरीत जो इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें जो पॉलिसीज है ना, नीतियां, उनको लागू करने में ज्यादा समय लगता है। ठीक, तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ झेल रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया को करना क्या चाहिए।
कि चाइना के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए एक जो है समग्र रणनीति की जरूरत है भारत को चाइना के साथ बनाने की, और उस समग्र रणनीति में सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज को, सेक्टर्स को शामिल किया जाना चाहिए। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को इस समग्र रणनीति में मिल करके और काम करना चाहिए। जैसे कि चाइना की जो पॉलिसीज होती है, जो चाइना होता है ना, वो एक सिस्टम की तरह बिहेव करता है। जब किसी किसी अदर कंट्रीज के साथ डील करना होता है तो वो दे बिहेव लाइक अ सिस्टम। गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज मिल करके एक सिस्टम बना करके उसको रोकते हैं या झेलते हैं, सामना करते हैं। सामना करना ज़्यादा या मतलब उनका संचालन करना ज़्यादा अच्छा बढ़ रहा है, अपनी जो पॉलिसीज हैं उनका संचालन करते हैं। तो इसलिए इंडिया को भी चाहिए कि एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाया जाए जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को शामिल करके और पॉलिसीज, नीतियां लेकर के आई जाए। और जो है भरपूर कोशिश करनी चाहिए इंडिया को कि जो चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी की जा सके, सूचना इकट्ठा किया जा सके उसके मार्केट के बारे में, ठीक है, जिससे कि भारतीय जो उद्योग हैं और सरकार दोनों को जो है फायदा पहुंच सके। तो ये एक तरीके से जो है इंफॉर्मेशन की जो समस्या है उससे निपटने के लिए ये काम करना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए। बिना इस नॉलेज के जो है जो अवसरों का लाभ नहीं उठाया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी मार्केट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पर जा करके कैसे अपना जो है विस्तार कर पाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, वहां पे अपनी धाक जमा पाएंगे। एक तरीके से इंडिया के पास वैसे नॉलेज नहीं है जो चाइना को लेकर के होनी चाहिए। तो इंडिया को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हम वहां से प्राप्त करें उसके मार्केट के बारे में। Efforts are being made to increase overall exports by diversifying the trade basket. ट्रेड बास्केट को डाइवर्सिफाई करके, यानी कि उसको विविधता पूर्ण स्वरूप दे करके कोशिश की जा रही है कि जो अपना एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसको बढ़ाया जाए। तो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि जो वस्तुएं हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें और भी चीजें ऐड करी जाए, विथ एम्फेसाइज ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर यानी विनिर्मित वस्तुएं, जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द मार्केट एक्सेस इशू एंड अदर नॉन ट्रेड। जो पहले तो हमें ट्रेड बास्केट को अपने डाइवर्सिफाई करना है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विसेज को ऐड करना है, और जो मार्केट एक्सेस को लेकर के जो इशू है, जैसे कि चाइना जो कभी कभी इंस्ट्रक्शंस लगा देता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, और जो हमारे पास नॉलेज की कमी है, ठीक है, उन सबको दूर करने की जरूरत है ताकि जो है सुविधाजनक बनाया जा सके व्यापार को। दूसरा, ट्रेड नॉन ट्रेड बैरियर्स को भी खत्म करना है। नॉन ट्रेड का बैरियर्स का मतलब है जो जो प्रशुल्क लगाया जाता है, टैरिफ लगाई जाती है, उससे अलग के जो बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट। एक मान लो अगर किसी प्रोडक्ट्स को बनाने में या निकालने में क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है तो ये दूसरा देश जो है उसका इंपोर्ट करने से मना कर सकता है क्योंकि वो क्लाइमेट को नुकसान करके आ रहा है। बाल मजदूरी, ठीक है, ये भी एक समस्या है। जैसे कि जो भारत में भदोई में कालीन बनते हैं उसमें बाल मजदूरों की तरह काम किया जाता है, तो अमेरिका ने उसको मना कर दिया था खरीदने से, इंपोर्ट करने से। तो इसी प्रकार के जो नॉन ट्रेड बैरियर्स है उनको, जिनको हमको रिजॉल्व किया जा सकता है, जिसका उपयोग चाइना कर सकता है भारत के जो ट्रेड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड को, तो उनको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो है बायलेटरल मीटिंग्स और इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत जो है बातचीत से ही होना चाहिए। बायलेटरल मीटिंग्स के द्वारा किया जाना चाहिए। और जो इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स का मतलब होता है कि दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जैसे विदेश मंत्रालय के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है किया जा सकता है। जैसे कि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, व्यापारी हैं, निर्यातक हैं,
उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वो जो है चाइना में जो मेजर ट्रेड फेयर्स होते हैं उसमें भाग लें और वहाँ पे भारत की जो वस्तुएं हैं उनका प्रदर्शन करें। ठीक है, जो ये आप देखते हो ना चाइनीज ट्रेड फेयर जो चाइना में आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स को मतलब भेजा जाए और वहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स एंड निर्यातक हैं वहाँ पे जाएं और अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन उनके बाद फेयर्स में, ट्रेड फेयर्स में करें। तो इससे क्या होगा कि वो वहाँ पे इसकी पब्लिसिटी होगी। India's potential market for India is a potential market for agriculture inputs like fertilizer। फर्टिलाइजर के लिए जो है भारत काफी क्षमताशील है इसका बाजार। एंड प्रोसेस्ड केमिकल और प्रसंस्कृत जो रसायन है उसके लिए भारत का जो मार्केट है ना वो काफी क्षमतावान है। इसके इसके बदले में जो है इसको लेकर के इंडियन जो फर्म्स हैं वो चाइनीज बाजार पर फोकस कर सकती हैं और वो जो है वहाँ पे प्रोसेस्ड या प्रसंस्कृत, प्रोसेस का मतलब होता है कि प्रोसेस्ड फूड एंड फ्रोजन फूड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को चाइना के बाजारों में भेज सकती हैं। प्रोसेस्ड का मतलब क्या होता है कि प्रसंस्कृत, प्रसंस्कृत का मतलब होता है कि उसको जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से उसकी क्वालिटी में चेंज लाना कि वो ज़्यादा समय तक जो है सरवाइव कर सके। जैसे कि बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रोसेस किया जाने लगा है अब काफ़ी बड़ी मात्रा में। पहले होता था कि आप कोई टमाटर खरीदते थे तो वो 2-3 दिन में ही जो है ढीले हो जाते थे या सड़ जाते थे, लेकिन अब जो टमाटर आते हैं वो आराम से 10 दिन तक चल सकते हैं और वो टाइट ही रहते हैं। वो क्या है, प्रोसेस्ड किए गए हैं, मतलब उनके जो जिन है जेनेटिक जीन्स में भी चेंज किया जाता है और उनको इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, प्रसंस्कृत किया जाता है कि वो लॉन्ग सर्वाइव कर सके। जो हरी मिर्च होती है उसको भी प्रोसेस किया जाता है, फ्रूट्स होते हैं उनको भी प्रोसेस किया जाता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। फ्रोजन फूड्स में मतलब कि जो जिनको बहुत निम्न तापमान पर जो है सुरक्षित किया जाता है, दबा करके जमा करके रखा जाता है जिससे कि वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए, लंबे समय तक वो यूज में लाए जा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है, भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत की बहुत क्षमता है और ये चाइना को सरपास कर सकता है इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के मामले में। तो इसमें क्या है कि इसको एक बहुत ज्यादा क्षमता है इसके अंदर और दोनों देशों के लिए क्षमता है और एक ऐसे ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा है जिसकी जरूरत हमेशा होती है। इंडिया जो है इज ए लार्ज इम्पोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो तत्व होते हैं फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों को बनाने के लिए जो लगने वाली चीजें होती हैं इंटरमीडिएट, वो चाइना से इंडिया लेता है। इंटरमीडिएट्स और इंग्रेडिएंट्स चाइना से इंडिया आयात करता है और जो इंडियन फर्म्स है ना वो फार्मूला डेवलप करने में और उनको फाइनल डोज में बदलने के लिए बहुत मतलब स्पेशलाइज्ड है, विशेषीकृत है। वो मतलब उनको अगर इंग्रेडिएंट्स मिल जाए या इंटरमीडिएट्स जो है वो मिल जाए ना तो वो उसका फॉर्मूला बना करके दवाई बना सकते हैं जो इंडियन कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से दोनों देशों के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या है, बेनिफिशियल रहेगा। और जो नरेंद्र मोदी जी पिछले जो विजिट में चाइना गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक ई वीजा का कॉन्सेप्ट जो है लॉन्च किया था। इससे क्या होगा कि जो चाइनीज टूरिस्ट हैं उनको भारत में आने में ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी और ये जो है चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिस्ट को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने लॉन्च किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ई वीजा। ई वीजा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वीजा। ठीक है, तो ये प्रयास इंडिया के गवर्नमेंट ने जो है किया है। अब देखो यहाँ पे आप, बुद्धिस्ट सर्किट अराउंड गोवा एंड नालंदा एंड बिहार इज नीडेड टू बी directly air link to Asian cities such as Bangkok, Singapore and Shanghai to facilitate travel. It is time for India to play a Buddhist tourist card. ठीक है,
इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ट्रस्ट बनेगा। और क्या होगा कि जो है जो जो वो कंट्रीज चाइना के साथ जो ट्रेड है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है। 1988 के बाद से इंडिया के पास जो है पॉलिसी रही है कि चाइना के साथ जो है हम अपनी जो डिफरेंसेस हैं उनको कम कर सके, उनको कम से कम मतलब किया जा सके। और क्या उसके बाद जो है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के जो क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, जो डिस्प्यूट है उनको कम करके और जो सहयोग और एक साथ जो है आगे बढ़ने की जो बिंदु हैं उनको तलाशा जाए और उनको बातचीत करके जो है आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो एक तरीके से ये इंडिया के साथ जो है, इंडिया चाइना के साथ कर रहा है ताकि जो है अपने जो उसके मार्केट है वहां तक एक्सेस बनाया जा सके, उसको समझा जा सके। ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मेजर्स टेकन टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना। जो कदम उठाए गए हैं जो चाइना के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि पिछले साल गवर्नमेंट ने 100 से ज़्यादा जो है चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, जब उस समय बॉर्डर ट्रेड जो है बॉर्डर पे टेंशन चल रहा था, ईस्टर्न बॉर्डर पे लद्दाख पे। तो उन्होंने 100 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिए थे। चाइना की तरफ से जो निवेश आता है उसको ज़्यादा स्क्रूटनी किया जाने लगा है। ठीक है। स्क्रूटनी का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल ज़्यादा की जाने लगी है। और इस ये जरूरी है कि ऐसे जो है ऐसे डिसीजंस लेकर के जो है इंडिया 5G जो ट्रायल्स है ना उससे चाइना को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइनीज जो मोबाइल कंपनियां हैं वो बहुत तेजी से जो है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो बहुत तेजी से इंडिया में पसार रही हैं अपना पैर। तो 5G ट्रायल से दूर रखने का भी एक दृष्टिकोण इसमें निहित है, जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी स्क्रूटनी को बढ़ा दिया गया है। और इंडिया ने अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है टायर्स पर जो है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। और उसके साथ ही साथ जो है जो भी देश भारत के साथ सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट है ना विदेशी निवेश, उसको कंट्रोल उस पर जो है पहले से ही अप्रूवल लेना अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको पहले से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप जो है इंडिया में निवेश कर सकते हैं। ये कुछ जो है मेजर्स इंडिया ने अभी हाल में ही उठाए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 12 सेक्टर्स, 12 सेक्टर्स की ऐसी पहचान की गई है, जैसे कि आप देख लो फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, एग्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, फर्नीचर, leather and shoes, auto parts, textile and coveralls, masks, sanitizers and ventilators to make India a global supplier and cut import bill। जो है इन सेक्टर्स में इंडिया को एक ग्लोबल सप्लायर बनाया जाए और जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है उसको चाइना के साथ कम किया जाए। चाइना के साथ जो है ट्रेड डिफिसिट इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एपीआईज है ना, एपीआईज, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 4 स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसके लिए 13,760 करोड़ रुपया जो है स्वीकार किया गया है। और इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्शंस को बढ़ाया जा सकेगा और बल्क ड्रग्स में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, और जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको जो है बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जो है इंडिया के अंदर बढ़ाने के लिए इस तरीके का प्रयास जो सरकार ने जो है 4 स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिसके लिए 13,760 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो ये हमने देखा इंडिया चाइना का ट्रेड डिफिसिट, इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे चाइना से ही रिलेटेड जो टॉपिक है साउथ चाइना सी, उस पर हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है। तो अगली क्लास जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिए।
ताकि आपको हमारे आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे समय समय पर। और अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।